बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद ड्रॉप टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉप टेबल का जो फॉर्मेट है उसको देखेंगे। तो ड्रॉप टेबल का फॉर्मेट जो है, ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम, और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, रिस्ट्रिक्ट एंड कैस्केड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं टू रिमूव द प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल। तो हम उसके लिए कहेंगे ड्रॉप टेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट। और हम क्या कह रहे हैं, रिमूव नेम टेबल्स एंड ऑल रोज विद इन इट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी हैं, एक रिस्ट्रिक्ट है और एक कैस्केड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इस एग्जांपल में जब आप रिस्ट्रिक्ट वाली ऑप्शन को यूज करेंगे तो क्या होगा। रिस्ट्रिक्ट मींस कि जो कोई ऐसे व्यूज हैं या कोई और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस टेबल की एग्जिस्टेंस या उनकी एग्जिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो रिस्ट्रिक्ट के केस में क्या होगा, एसक्यूएल इसको ड्रॉप नहीं करने देगा। ठीक है, और कैस्केड के ऑप्शन में क्या है कि ये तमाम डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर देगा, और फर्दर अगर उन ऑब्जेक्ट्स से कोई और ऑब्जेक्ट्स लिंक हुए हुए हैं तो वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्सिंग किस लिए की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इंडेक्सिंग हम इसलिए करते हैं कि फास्ट एक्सेस जब हमें चाहिए होती है तो फास्ट एक्सेस के लिए क्या की जाती है, इंडेक्सिंग। ठीक है, an index is a structure that provides accelerated access to the rows of a table based on the values of one or more columns। तो सबसे पहले क्या है, इंडेक्सिंग करने का फायदा क्या है कि आप कि ये जो क्यूरी की परफॉर्मेंस है उसको सिग्निफिकेंटली क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। लेकिन इंडेक्सिंग का एक ड्रॉबैक भी है, इसकी वजह से एडिशनल ओवरहेड भी आ सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड ओनली ऑन बेस टेबल्स नॉट ऑन व्यूज। तो ये आप बात जो है नोट डाउन कर लें कि इंडेक्सिंग आप सिर्फ बेस टेबल्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज के ऊपर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखें, द क्रिएशन ऑफ इंडेक्सेस इज नॉट स्टैंडर्ड एसक्यूएल। ठीक है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं है। तो आप देखें क्रिएट, उसके बाद हमने यूनिक यूज किया, देन हम इंडेक्स कीवर्ड यूज करें, इंडेक्स नेम देंगे ऑन टेबल नेम, और टेबल नेम के अंदर आप पैरेंथेसिस में क्या दे रहे हैं, कॉलम नेम, और आप बता रहे हैं कि वो कॉलम जो है, ये चीजें ऑप्शनल है कि आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हम लोग इंडेक्स को क्रिएट करने की एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें क्रिएट देन यूनिक, उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स नेम आपने लिया है स्टाफ नंबर, और IND किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स को। ऑन स्टाफ, और एट्रीब्यूट आपने क्या सिलेक्ट किया है, स्टाफ नंबर। ठीक है, सेकंड आप देखें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टाफ रिलेशन के अगेंस्ट और दूसरा प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन के अगेंस्ट, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट में ही अपने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि हम लोग यहाँ पे दो रिलेशंस को ले रहे हैं, स्टाफ एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन, और इन दोनों का आपस में कौन सा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो सेकंड देखें क्रिएट यूनिक इंडेक्स, यहाँ पे आपने इंडेक्स नेम जो लिया है प्रॉपर्टी नंबर इंडेक्स ऑन प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन, और उसमें से कौन सा एट्रीब्यूट ले लिया है, प्रॉपर्टी नंबर। यानी हम लोग इसमें इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर कर रहे हैं और इसमें इंडेक्सिंग स्टाफ नंबर के ऊपर कर रहे हैं। और अगर आप लोग इंडेक्स को ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड है, ड्रॉप इंडेक्स रेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमने एट्रीब्यूट ले लिया है क्या, रेंट इंडेक्स वाला। तो इसको यहाँ पे इंडेक्स को क्या कर देगा, इस केस में ड्रॉप कर देगा, डिलीट कर देगा जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्यू। व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ऑलरेडी पहले भी अपने लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन हम जो है व्यू को सादा अल्फाज में जो है ना अब एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी आप एसक्यूएल की कोई कमांड यूज करते हैं, या जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी कहा था कि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रिलेशन के ऊपर, तो आपके जो ऑपरेंड्स हैं वो भी रिलेशन होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है दैट इज अगेन अ रिलेशन। तो ये जो डायनामिक रिजल्ट आता है जो किसी क्यूरी के रिस्पॉन्स में आता है दैट इज कॉल्ड अ व्यू। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में एक वर्ड यूज किया गया वर्चुअल रिलेशन। तो अब मैं सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्चुअली ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
जो हमारे दूसरे एक्चुअल टेबल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको हम बेस टेबल कहते हैं, लेकिन ये हमारा वर्चुअल टेबल होता है। कोई बंदा भी कोई रिक्वेस्ट डेटाबेस से करता है या क्यूरी लिखता है तो जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड अ व्यू। ठीक है जी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स द डेफिनेशन ऑफ द व्यू इन द डेटाबेस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो व्यू की जो डेफिनेशन है कहाँ पे स्टोर करते हैं, डेटाबेस के अंदर। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज व्यू रेजोल्यूशन। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि व्हाट इज व्यू रेजोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि जो व्यू के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो ट्रांसलेट होंगी उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो एक्चुअल टेबल के हवाले से, और उसको ट्रांसलेट करके जो एक्चुअल टेबल के ऊपर हमने क्यूरी लिखी थी वो क्यूरी लिखी जाएगी और फिर उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो व्यू रेजोल्यूशन के केस में ये टास्क परफॉर्म होगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है व्यू मटेरियलाइजेशन। अब हम लोग व्यू रेजोल्यूशन और व्यू मटेरियलाइजेशन को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको व्यू मटेरियलाइजेशन का बताता हूँ कि इस केस में क्या होता है। व्यू मटेरियलाइजेशन क्या करता है, मतलब वो टेम्परली एक टेबल ही बना देता है विद डेटा जो है, मतलब बेस टेबल में अगर कोई रोज ऐड हुई हैं और वो उस व्यू में भी नजर आनी चाहिए तो वो उधर भी उनको मेंटेन करता है। ठीक है। सब सेलेक्ट मींस इसमें यूज होगी और वो किसकी क्यूरी होती है, सेलेक्ट की क्यूरी होती है। ठीक है जी। तो अब हम लोग व्यू को क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें व्यू क्रिएट करने का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो उसका जो फॉर्मेट है सबसे पहले आप देखें क्रिएट व्यू, उसके बाद हम व्यू नेम देंगे, उसके बाद देखें आपकी पैरेंथेसिस के ये ब्रैकेट के बाद पैरेंथेसिस है और उसमें हमने क्या कहा है न्यू कॉलम नेम, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स यूज किए हैं, कॉमा के बाद डॉटेड है। इसका मतलब है ये तमाम चीजें ऑप्शनल हैं, कोई चीज आप इसमें से यूज करना चाहते हैं तो इजिली यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं और एट अ टाइम मल्टीपल ऑप्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका एज यूज हुआ है और उसके बाद सब सेलेक्ट। सब सेलेक्ट मीन्स सेलेक्ट की क्यूरी होती है। ठीक है। और उसमें हमने क्या है विद, और फिर आपने क्या दो ऑप्शन लिए हैं कैस्केडेड एंड लोकल, और लास्ट में आपका क्या है चेक ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। अगर क्रिएट व्यू के बाद जो व्यू नेम है, व्यू नेम के बाद अगर आपने 4 कॉलम्स दिए हैं तो एक बात आप मेक श्योर कर लें कि सब सेलेक्ट के बाद भी 4 ही कॉलम देंगे आप। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे व्यू नेम के बाद 4 कॉलम्स दिए हैं ना तो फिर आपने सब सेलेक्ट के बाद भी यहाँ 4 कॉलम्स देने हैं। ये चीज मेक श्योर कर लें। ठीक है। तो अभी जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया वो आपका ये वाला पॉइंट है। इफ ओमिटेड, अब इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर कॉलम लिस्ट नहीं देते तो सब सेलेक्ट के अंदर जो कॉलम नेम्स दिए हैं उधर जाके वही यूज हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि अगर आपने ऊपर कॉलम लिस्ट नहीं देते तो सब सेलेक्ट के अंदर जो कॉलम नेम्स हैं ना आपके उधर जाके वही यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि लिस्ट आपको स्पेसिफाई करनी होगी इफ देयर इज एनी एम्बिग्युइटी इन द कॉलम नेम। नेक्स्ट जो है द सब सेलेक्ट इज नोन एज द डिफाइनिंग क्यूरी। जो आपका सब सेलेक्ट है वो आपका क्या कहलाता है, डिफाइनिंग क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विद चेक ऑप्शन। विद चेक ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कौन सी रोज आ सकती हैं और कौन सी रोज नहीं आ सकती। Ensure that if a row fails to satisfy the where clause of the defining query, it is not added to the underlying table। ठीक है। तो वही बात कि इसमें वेयर क्लास का बताया जा रहा है, अगर वो डिफाइनिंग क्यूरी को सेटिस्फाई नहीं करती तो वो रोज आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी वो रोज नहीं आ सकती। नेक्स्ट जो है आपका लिखा हुआ है नीड सेलेक्ट प्रिविलेज। अच्छा देखें अब इस केस में क्या हो रहा है, फर्ज करें आपने व्यूज के अंदर टेबल से कुछ डेटा लेकर आ रहे हैं तो अब आपके पास उसके ऊपर राइट्स ही नहीं है कि आप उस टेबल से डेटा सेलेक्ट कर सकें जो आप यूजर हैं। ठीक है। और व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आप वो नहीं कर सकते। तो अब आपको बात समझ आ गई है। ये जो आपका लास्ट पॉइंट है
इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें यही बताया गया है कि अगर आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है तो आप व्यू के ऊपर जो व्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप जो व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको वो व्यू क्रिएट नहीं करने देगा क्योंकि आपके पास राइट्स नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यू इज हॉरिजेंटल व्यू। हॉरिजेंटल व्यू नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें रोज की बात हो रही है, ठीक है, मींस रो वाइज रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, आप देखें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये है, क्रिएट अ व्यू सो दैट द मैनेजर एट ब्रांच B003 कैन सी ओनली द डिटेल्स फॉर स्टाफ हु वर्क इन इज हर ब्रांच ऑफिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजेंटल व्यू क्रिएट करेंगे। तो हॉरिजेंटल व्यू क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू सिलेक्टेड रोज ऑफ वन और मोर टेबल्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या किया, क्रिएट व्यू, और व्यू का नेम क्या रख दिया, मैनेजर 3 स्टाफ एज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ, और वेयर का क्लास यूज करते हुए आपने कंडीशन क्या लगाई है, ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003। ठीक है, यानी जो मैनेजर है वो अब सिर्फ B003 वाले जो ब्रांच के स्टाफ्स हैं उनकी डिटेल चेक कर सकता है। ठीक है, तो अब देखें ये आपका व्यू क्रिएट हो गया है। अब मैनेजर जो है, जो हमने पिछली स्लाइड में स्टेटमेंट और क्यूरी देखी है, वो पूरी क्यूरी नहीं लिखेगा क्योंकि आपका व्यू क्रिएट हो गया है। मैनेजर अपने सिस्टम से सिंपल क्या करेगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैनेजर 3 स्टाफ, ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा तो उसको वो तमाम आउटपुट शो हो जाएगी, वो वाले स्टाफ मेंबर शो हो जाएंगे जो ब्रांच 003 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जब आपका एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा आता है तो आप व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू जब आपका क्रिएट हो जाता है तो फिर आपको पूरी क्यूरी या स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उस व्यू को लिखते हैं यहाँ पे और आपका रिजल्ट एग्जीक्यूट होके आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है वर्टिकल व्यू। वर्टिकल व्यू नाम से ही पता चल रहा है कि हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, क्रिएट अ व्यू ऑफ द स्टाफ डिटेल्स एट ब्रांच B003 दैट एक्सक्लूड सैलरी ओनली फॉर मैनेजर्स। ठीक है, कि मतलब हम देखें, हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी जो स्टाफ मेंबर है वो एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं, लेकिन हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि उन्हें डेटा शो हो, लेकिन उसमें हम कहते हैं कि सैलरी का जो एट्रीब्यूट है ना, वो किसी दूसरे स्टाफ को, किसी दूसरे स्टाफ मेंबर की सैलरी पता ना चले। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट व्यू स्टाफ 3, व्यू का नेम है, एज सेलेक्ट, ये हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर रही हैं, फ्रॉम स्टाफ रिलेशन, और रिस्ट्रिक्शन क्या है, वेयर ब्रांच नंबर इक्वल टू B003। इस क्यूरी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, क्रिएट व्यू स्टाफ 3 एज सेलेक्ट, ये आपके वो एट्रीब्यूट्स हैं, फ्रॉम मैनेजर 3 स्टाफ। तो क्लियर हो गया। अब हम जब देखेंगे जो हमारी अब स्टाफ के अगेंस्ट जो हमारा व्यू क्रिएट हुआ है वो हम देखते हैं कि जी, तो जब आप इस क्यूरी को सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे तो जो आपका व्यू क्रिएट हुआ है दैट इज सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ 3। तो अब देखें स्टाफ, जब ये कोई भी स्टाफ मेंबर जो है ये क्यूरी रन करेगा तो उसको जो आउटपुट है उस टेबल की फॉर्म में यूं मिलेगी, और उसमें देख लें सैलरी वाला जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, डिस्कार्ड हो चुका है, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो व्यू क्रिएट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जस्ट आपने जब व्यू क्रिएट कर लिया तो आपने तमाम स्टेटमेंट्स को दोबारा नहीं लिखना, क्यूरी को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरी, आप सिर्फ क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए आप उस व्यू का नेम लिख देंगे फ्रॉम क्लास के थ्रू। वो है, हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो है हमारा ग्रुप्ड एंड जॉइंट व्यूज। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो रही है। एग्जाम्पल को देखें तो हम यहाँ पे कौन सा व्यू क्रिएट कर रहे हैं, of staff who manage properties for rent which includes the both branch number they work at, their staff number and the number of properties they manage। तो सबसे पहले आपने देखे व्यू क्रिएट किया और उसका नाम रखा है स्टाफ प्रॉप CNT। ठीक है, काउंट, और एट्रीब्यूट आपने क्या ले लिए, ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर और CNT। एज सेलेक्ट एस डॉट ब्रांच नंबर एट्रीब्यूट, फिर आपने एस डॉट स्टाफ नंबर, और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज किया, काउंट का, फ्रॉम आपके दो रिलेशन है, स्टाफ एस, प्रॉपर्टी फॉर रेंट P। वेयर क्लास यूज करते हुए आपने कंडीशन क्या लगाई है, एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल टू P डॉट स्टाफ नंबर, यानी दोनों के रिलेशन में स्टाफ नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या क्रिएट कर दिया, व्यू। ठीक है, ज्वाइन व्यू। नेक्स्ट आप ग्रुप बाय क्लास यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, दो एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं,
एस डॉट ब्रांच नंबर और एस डॉट स्टाफ नंबर, ये दो एट्रीब्यूट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप बाय के बाद हमेशा वो एट्रीब्यूट लेते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में से जो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे ये वो दो एट्रीब्यूट हैं जो विदाउट एग्रीगेट फंक्शन यूज हुए हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टेबल की क्यूरी जो है वो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब जब इस क्यूरी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे हमारी क्यूरी क्या बनेगी, वो बनेगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आपका ये स्टाफ प्रॉप CNT। ठीक है, तो हम देखते हैं जी। जब आपने ग्रुप्स और व्यूज को ज्वाइन किया है तो देखें आपकी क्यूरी वही बनी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ प्रॉप काउंट। तो ये आपका वो टेबल है, जैसे ही आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट शो होगा। अब ब्रांच 003 के अगेंस्ट आपका ये स्टाफ नंबर है जिसने एक प्रॉपर्टी को डील किया है, ये आपका दूसरा स्टाफ मेंबर है जिसने दो। ये ब्रांच 005 के अगेंस्ट SL41 ने एक, इसी तरह ब्रांच 007 के अगेंस्ट SA9 ने भी एक प्रॉपर्टी को डील। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो आपका ड्रॉप व्यू है और इसमें भी आपका सबसे पहले व्यू नेम और उसमें दो ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड। रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड को ऑलरेडी हम बड़ी दफ़ा डिफाइन कर चुके हैं, तो अब आपको रिस्ट्रिक्ट का भी मतलब समझ आ गया होगा और कैस्केड का भी। तो सबसे पहले देखें आपने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप व्यू और व्यू नेम आपका क्या था, मैनेजर 3 स्टाफ। जी, तो ये वही दो चीज़ें लिखी हुई हैं, कैस्केड और रिस्ट्रिक्ट, ये ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। आप लोग इस स्लाइड में इन दोनों को पढ़ लीजिएगा जी। नेक्स्ट वन इज व्यू रेजोल्यूशन। To illustrate the process of view resolution, consider the following query that counts the number of properties managed by each member of staff at branch office B003। तो सबसे पहले देखें हमने यहाँ पे select यूज किया, उसके बाद स्टाफ नंबर और CNT, ये दो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। फ्रॉम क्लास में स्टाफ प्रॉप काउंट, ये आपका क्या है, व्यू है। ठीक है, जो हमने अभी पीछे क्रिएट किया था। वेयर ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003 और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, ऑर्डर बाय स्टाफ नंबर, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया है जी। तो ये आपका व्यू रेजोल्यूशन प्रोसेस है कि यानी आपकी क्यूरी किस तरह प्रोसेस होके आएगी। तो सबसे पहले देखें क्या है, सिलेक्ट एस डॉट स्टाफ नंबर एज स्टाफ नंबर कॉमा काउंट स्टैटिक एज CNT। ठीक है, अगर हम लोग फ्रॉम क्लास की बात करें, फ्रॉम क्लास आर रिप्लेस विद द कोरस्पॉन्डिंग फ्रॉम लिस्ट ऑफ द डिफाइनिंग क्यूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टाफ S कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट P। अब यहाँ पे वेयर क्लास की बात हो रही है। वेयर क्लास जो है वो यूजर क्यूरीज कंबाइंड विद द वेयर क्लास ऑफ द डिफाइनिंग क्यूरी यूजिंग द एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल्स टू P डॉट स्टाफ नंबर एंड हमारी कंडीशन क्या थी, ब्रांच B003 होनी चाहिए, ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003। लास्ट में हम लोग ग्रुपिंग यूज कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हैविंग क्लास। ठीक है, हैविंग क्लास आर कॉपीड फ्रॉम द डिफाइनिंग क्यूरी। तो आप देखें ग्रुप बाय आपने यूज किया एस डॉट ब्रांच नंबर कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर। लास्ट में हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे सॉर्टिंग के लिए, तो उसमें हमने एस डॉट स्टाफ नंबर यूज किया है। अब हम अगर इन तमाम स्टेटमेंट्स को जो अभी हमने व्यू रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग देखी है, स्टेप बाय स्टेप हमने देखी है, अगर हम इस तमाम स्टेटमेंट्स को मर्ज करें तो आपकी जो क्यूरी बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, सिलेक्ट एस डॉट स्टाफ नंबर एज स्टाफ नंबर कॉमा काउंट स्टैटिक एज CNT फ्रॉम स्टाफ एस प्रॉपर्टी फॉर रेंट P वेयर एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल्स टू P डॉट स्टाफ नंबर एंड ब्रांच नंबर इक्वल्स टू B003। ग्रुप बाय एस डॉट ब्रांच नंबर कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर एंड लास्ट ऑर्डर बाय एस डॉट स्टाफ नंबर। तो ये आपका व्यू रेजोल्यूशन प्रोसेस है। लास्ट स्लाइड्स में हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी रेजोल्यूशन देखी है। तो अब ये जो आपकी फाइनल मर्ज क्यूरी है वो ये है, ये जो अभी मैंने आपको शो करवाई है यहाँ। हाँ जी, व्यूज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो सबसे पहले जो है, फॉर कॉलम इन द व्यू इज बेस्ड ऑन एन एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, then the column may appear only in select and order by clause of query that access the view. And second restriction is column may not be used in a where clause and may not be an argument to an aggregate function in any query based on the view. Next restriction is a grouped view may never be joined with a base table or a view. ठीक है, आपका ग्रुप व्यू जो है वो कभी भी बेस टेबल या व्यू के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल देखें,
जो आपका स्टाफ प्रॉप काउंट व्यू इज अ ग्रुप व्यू सो दैट एनी अटेम्प्ट टू ज्वाइन दिस व्यू विद एन अदर टेबल आर व्यू फेल्स। ठीक है, तो जो भी इसके साथ व्यू ज्वाइन होगा या कोई टेबल ज्वाइन होगा तो वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो आपकी क्यूरी फेल हो जाएगी। तो आई होप सो आज जितनी चीज़ें हमने कवर की हैं आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। फर्दर आपको कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है, यू आर वेलकम। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।